हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव से गीता। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार एस्टेट 2024 का जो बहुत सारे स्टूडेंट पहले जो बीपीएससी का फॉर्म आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट वंचित रह गए थे क्योंकि उनके पास एस्टेट नहीं था। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है और कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास चांस है, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या इसमें क्या क्या एलिजिबल बताएंगे, इसमें बात करेंगे कि क्या क्या इसमें एज लिमिट होनी चाहिए, कैसा पेपर का पैटर्न है, वो सब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि ये चीज़ भी प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर बिहार एस्टेट का जो पेपर है उसमें इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन आया है बिहार एस्टेट का और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। तो पहले हम देखते हैं इसका जो पैटर्न है, इसके एग्ज़ाम का कैसा होगा वो देख लेते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट में देखते हैं। ये आपको पहले बता देते हैं, ये जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, मतलब जो एस्टेट का पेपर होता है कि अगर आप हिंदी से हैं तो आपका हिंदी से होगा, अगर इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश से, अगर आप ललित कला से हैं तो ललित कला से। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो संरचना है, ठीक है, वो कैसी रहेगी। तो यहाँ पर पहले इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आई होप कि अब आप लोग को सही से दिख रहा होगा। देखो इसका जो पैटर्न है, मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न सभी बहुविकल्पीय होंगे, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं उसी की तरह बहुविकल्पीय होंगे और हर एक प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट का, देखते हैं कि जो सब्जेक्ट में किस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो परीक्षा के विषय हैं, देखो परीक्षा के देखो 2 विषय होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जिसमें देखो बहुत सारे में माध्यमिक में वैकेंसी आई होती है और उच्च माध्यमिक में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो अभी हमें जो देखना है, क्योंकि हम आप लोग कौन सा देखेंगे, फाइन आर्ट का देखेंगे। तो फाइन आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर बीए जो भी हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे जो माध्यमिक वाला है, जो माध्यमिक वाला है यानी कि 9th एंड 10th वाला है जो माध्यमिक है। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये है 11th 12th है, ये 11th 12th का है उच्च माध्यमिक में, क्योंकि इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट किस में है, माध्यमिक वाले में है, यानी कि पेपर फर्स्ट वाले में है। तो पेपर फर्स्ट का पहले हम देखते हैं कि कौन सा है हमारा। ना हिंदी है, ना गणित है, ना विज्ञान है। देखो ये भी आप लोग को बता देते हैं, इसमें आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि देखो इसमें तो और जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, इसमें तो बीएड मांगा ही मांगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए बीएड बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारा जो है ललित कला, ठीक है, संगीत विषय, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 4 हैं, कुल टोटल कितने हैं, 4 हैं, जिसमें बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, ना ही संगीत विषय का, ना ही बाकी। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, ललित कला की तरफ। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो कितना है, 115 है, ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट में पेपर होता है एस्टेट का, तो आप किस में फॉर्म फिल करेंगे, एस्टेट में फॉर्म फिल करेंगे ललित कला विषय के लिए। तो ललित कला के लिए देखो क्या क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता, यानी कि इसका कहने का मतलब, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और इसमें क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन की, बात करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन है, यहाँ पे कोई भी बीएड नहीं मांगा है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन उसी से ही हम, मतलब एस्टेट उसी से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका ये हो, यानी कि ललित कला से मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आप फाइन आर्ट
से हो, सिर्फ फाइन आर्ट से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समक्ष अर्हता। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि या फिर उसके समक्ष कोई अर्हता हो, या फिर, क्योंकि यहाँ पर स्नातक मांगा है, या फिर स्नातक में कौन कौन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ललित कला विषय में स्नातक, जैसे कि हो सकते हैं बीए फाइन आर्ट। ठीक है, वो लोग तो हमेशा एलिजिबल हैं इसके लिए, कहे कि कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे वो तो एनवीएस का हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस का, उनके लिए तो अच्छा चांस है बीए फाइन आर्ट वालों के लिए। बाकी अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे समक्ष अर्हता है, तो इसके जो समक्ष अर्हता है वो कौन सी हो जाएगी। अब यहाँ पर बीएफए वालों का तो चलो चांस अच्छा है। अब दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं कि स्नातक में जो बीए एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा हो चुका है कि उनके लिए वैकेंसी कोई आ नहीं रही है, सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि बिहार स्टेट का आप लोग फॉर्म फिल करिए और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले इसको ज़रूर फिल करें। अब रही बात तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठता है, क्या आईजीडी बॉम्बे आर्ट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर चौथा पॉइंट उठता है, क्या फिर हम टेक्निकल आर्ट से हैं, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नातक उपाधि मांगी है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में है, अगर आप बीए में हैं तो बीए में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, आर्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट सब्जेक्ट है तभी आप एस्टेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं ललित कला विषय के लिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ललित कला विषय की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए है, चाहे ललित कला विषय हो, चाहे नृत्य विषय हो, चाहे शारीरिक शिक्षा हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये तो रही हमारी यहाँ पर बात कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकता है। तो बीएड इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर बहुत अच्छा चांस मिला है। बाकी अगर इन लोग का बीएड नहीं है तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल करें, और नई वैकेंसी जब आए बीपीएससी की तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर इसका आप लोग को मैं बता दूंगी, जो सिलेबस है इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसा कैसा पैटर्न रहेगा, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो पाठ्यक्रम है वे पेपर फर्स्ट, अभी हमें पेपर फर्स्ट से मतलब है, हमें वो वाला पेपर सेकंड से मतलब नहीं है। तो पाठ्यक्रम में पहले देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पेपर फर्स्ट वाला। तो पेपर फर्स्ट वाले में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो जो पाठ्यक्रम है पेपर फर्स्ट का, यानी कि माध्यमिक 9th 10th, तो 9th 10th वालों के लिए जो माध्यमिक वाले हैं वो कैसे है, यहाँ पर स्नातक उत्तरीय यानी कि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है। और जो पेपर सेकंड वाले होंगे हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के वैसे भी वैकेंसी आएगी नहीं ललित कला के लिए, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग सिर्फ पेपर फर्स्ट से मतलब रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो प्रश्न पत्र पैटर्न है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो प्रश्न पत्र पैटर्न है वो कैसा रहेगा, इसमें जो मतलब जो प्रश्न पत्र पैटर्न है वो 100 अंक तो आपके विषय वस्तु से होंगे। ये देखो कितना अच्छा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आ रहा है जिसमें आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 100 अंक है, तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन का एक नंबर होगा, मतलब कुल टोटल आपका 50 है। 50 इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि शिक्षण कला है, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे, जैसे कि मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, बाकी शिक्षण कला। ठीक है, तो इसको अभी आपको बता देंगे कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में कि इसका जो पैटर्न है वो आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है वो भी आपको पूरा कंप्लीट करके बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग सभी लोग इसको फॉर्म फिल करिएगा जो 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 एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये अच्छा चांस है उन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी सी भी तैयारी कर ली है, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा।
बाकी अब देखते हैं यहाँ पे जो विषय वस्तु के यहाँ पर बता ही दिया है, कुल टोटल पूरा कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अर्हता देखते हैं, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आवेदन भारत का नागरिक हो, ये सब इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। बाकी जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर उम्र सीमा एवं छूट। अब देखो उम्र यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, देखो फॉर्म फिल करने के लिए लगभग जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, कुल 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम के होंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है जो वो भी करी गई है, अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो अधिकतम आयु सीमा जो है यानी कि अनारक्षित पुरुष के लिए यहाँ पर है 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला यानी कि जो जनरल है उनका 40 वर्ष है, बाकी ओबीसी वालों के लिए जो है 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग है 40 वर्ष, अनुसूचित जाति का जो पुरुष महिला का है उनका 42, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही अधिकतम आयु सीमा। ठीक है, और ये अधिकतम आयु सीमा यहाँ तक होना चाहिए, यानी कि जो आपकी डीओबी है वो इससे यहाँ तक आप लोग जब निकालेंगे तो बस इतना ही होना चाहिए, 1/8/2024 तक ये इतनी डीओबी आ जानी चाहिए बस। ठीक है, या इससे मतलब कम ही हो। तो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज में भी यहाँ पर छूट दी गई है। जैसे कि सामान्य वाले हैं तो उनको 50% अंक दिया है। बाकी अभी आप लोग को बताया था कि ग्रेजुएशन में कितना अंक होना चाहिए, उसी का ही है, तो 50% होना चाहिए। बाकी ओबीसी है यहाँ पे 45.5% है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन किसका परसेंटेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इसका है नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा यहाँ पर है। बाकी तो ये बता देते हैं, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या देखना है कि जैसे कि आप लोगों के इसमें जो रॉ स्कोर माना है, यानी कि अगर 150 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर आएगा ही, अगर आपके 76 मार्क्स हैं तभी आप पास हैं। अगर लेकिन आपका एक नंबर भी कम रह गया तो आप रिजल्ट अनुत्तीर्ण मतलब जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप फेल्ड हैं। अगर आप 76 हैं तभी आप पास होंगे, नहीं तो अन्यथा आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो आप लोग को बता दिया है। ठीक है, अब ये पॉइंट देखते हैं, जो प्रवेश परीक्षा अवधि होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा। इसमें कुल टोटल बाकी तो बता दिया है, टाइम यहाँ पर कितना है वो मतलब टाइम जो होगा वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। और कितने क्वेश्चन मतलब टोटल कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का। बाकी यहाँ पर ये देखते हैं, इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की जो तिथि है वो कब से शुरू हो गई है, 14 से शुरू हो गई है। तो 14/12/2023 को शुरू हो गई है। कब से, अपराह्न 4:30 बजे से स्टार्ट हो गया है। उसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 2/1/2024 यानी कि जनवरी 2 को आप लोग सभी लोग फॉर्म इसको फिल कर दीजिएगा, नहीं तो आप अन्यथा उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विंडो बंद हो जाएगी, तो आप लोग 2 बजे से मतलब 2 बजे से कह रही हूँ सॉरी, तो डेट 2 बजे से आप लोग मतलब जो डेट है उसको 2 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं परीक्षा आवेदन भरने की विधि। देखो विधि क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विधि होगी आप लोग देख सकते हैं कि विधि जो है सेम सबका ही विधि होती है। यहाँ पर वेबसाइट दी है तो आप लोग वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तो सभी लोग फॉर्म बाहर ही फिल करवाते हैं, बाकी वो तो एक्सपर्ट होते ही हैं मोस्टली लोग, बाकी तो बहुत लोग कम ही होते हैं जो अपना खुद ही भर लेते हैं फॉर्म। बाकी अपलोड यहाँ पर रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर भी दिए हैं कि यहाँ पर पूरा साइज़ दिया है, पूरा फोटोग्राफ का साइज़ दिया है और कितने आयाम का ये सब पूरा दिया है। ये सब इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, बाकी ये लोग खुद ही बता देते हैं कि यहाँ पर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइज़ दिया है कि हस्ताक्षर स्कैन किया होना चाहिए और 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी रंगीन फोटोग्राफ रिसेंट में यानी कि जो अभी कोई पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच करेंगे तो वो फिर मैच नहीं हो पाएगा आपके फेस से, तो इसीलिए जो रिसेंट का फ़ोटो है वही होना चाहिए। बाकी परीक्षा शुल्क का भुगतान है
बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे करना है, वो तो खुद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड यहाँ पर करना है, वो कौन कौन से करने हैं, जैसे कि मैट्रिक 10th यानी कि प्रमाण पत्र जो है 10th वाला है उसकी जन्म तिथि के लिए आपको यहाँ पर मतलब अपलोड करना है, और बाकी जो है स्कैन करना है, ये कह सकते हैं। तो इंटर है, 12th का प्रमाण पत्र है, स्नातक प्रमाण पत्र है, स्नातकोत्तर का, ये उनके लिए है, जो माध्यमिक जो उच्च के लिए है, उच्च के लिए, ठीक है, ये इनका उनके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी स्नातक का आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर पूरा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने आप लोग को जितना भी पूरा है वो एक मिनट चेक कर लेती हूँ, और कुछ रह गया है तो उसको भी बता देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरा चेक कर लिया है, तो आपका सब पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सब बता दिया है, ठीक है। तो सभी लोग फॉर्म इसको फिल करिएगा। बाकी आपको बता दिया है, बीएफए वालों के साथ साथ यहाँ पे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, ठीक है। और बाकी रही बहुत सारे स्टूडेंट आईजीडी बॉम्बे के लिए बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। बाकी आप लोग वो भी परेशान ना हो, क्योंकि वो यूपीटीजीटी का जब भी वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी हटा दिया जाएगा तो नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूपीटीजीटी का जब भी आपका आएगा वो एलिजिबल रहेंगे, टेक्निकल आर्ट वाले हमेशा एलिजिबल रहेंगे, तो वो लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। बाकी तो ऐसा कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, ये तो सिर्फ बातें सब बना लेते हैं, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि यहाँ से यूपीटीजीटी का हट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी रही बात इस वाले की एस्टेट की, तो एस्टेट वाले बिल्कुल बीए ड्राइंग वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत परेशान हो रहे थे बहुत टाइम से कि क्या करें अब हम लोग, कि क्योंकि बीएफए ही मांगते हैं हर जगह, तो आप लोग के लिए पास तो बहुत अच्छा मौका दिया है। तो फिर आप लोग सभी लोग इसको फॉर्म फिल करिएगा, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले इसको करिएगा। बाकी बीपीएससी की अच्छी सी तैयारी करिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही पूरी बात। और बाकी अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको जो डाउट है या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप उसको तुरंत मैसेज में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है। बाकी आपकी यहाँ पर जितना भी बताना था आपको बता दिया। बाकी सिलेबस रह गया है, सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा, पूरा सिलेबस बता देंगे, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी यहीं पर, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और समझ में भी अच्छे से आया है तभी आप उसे कमेंट ज़रूर करिएगा, डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।